हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी एसएसटी जो 8th क्लास है उसके अंदर जो आपकी बुक है लिविंग टुगेदर, मतलब जीवन के बारे में किस तरह से व्यक्ति जीवन जीता आया है, उसका इतिहास है, वो सब जानने की कोशिश हम इसमें कर रहे हैं। और इसी के अंदर हम जो पहला लेसन है उसका नाम है द मॉडर्न पीरियड, और इसका ये 5th पार्ट है। और इससे पहले के जो आपके पार्ट हुए उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं और हम उनका कैसे स्टडी करके जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकते हैं। और उनको जानने के लिए हमने पढ़ा कि आर्कोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्वे रिपोर्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जो साहित्य होते हैं जिसमें अगर हम बात करें तो बुक्स भी हैं, बुक्स अवेलेबल है, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर है, या फिर कोई या फिर जो ब्रिटिश रूल जो शासन था उस दौरान जिस प्रकार के उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण किया, स्थापित की, उनका भी अगर स्टडी करते हैं तो उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ पता की थी कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। क्यों बच्चों, मॉडर्न जो पीरियड है उसके अंदर स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और पढ़ते हैं। सबसे पहले जब औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होता है, और क्या उसके कारण थे कि वो डेवलपमेंट उसका एस्टैब्लिश्ड जो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, उन कारणों को पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बाद किस तरह की कंडीशन वहाँ पर, जिस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर सोसाइटी का था उसमें क्या चेंजेज आते हैं। और जो चेंजेज आते हैं उसके बाद एक राइज होता है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय। अब पूंजीवाद एक जैसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर जो पैसा है, कॉमर्स और कैपिटल, पूंजी और वाणिज्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद जब लोगों के पास पैसा आ गया, एजुकेशन होने लग गई, तो वो उसके बाद एक और स्टेप निकल के आता है, एक और नई टर्म यूज होती है जो समाज में निकल के आती है, उसका नाम है रिफॉर्मेशन या रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। मतलब रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, दोबारा से जो चीज़ रिवाइज होती है, दोबारा से जागृति पैदा करती है, बौद्धिक स्तर पे जो एक नई चीज़ लेके आती है। और उसके बाद रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म सुधार, मतलब धर्म में जो त्रुटि थी, कमियां थी, या फिर आप जब रिलीजन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी खामियां थी उनको ठीक करने के लिए प्रयास किए गए, धर्म सुधार के लिए। उसके बाद जब जागरूकता आने लगी, जब लॉजिक एंड साइंस की बात की जाती थी, लॉजिक और साइंस की बात करने लग रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने नई नई इन्वेंशन, नई नई खोज की, और खोजों के साथ साथ जो फैक्ट्रियों का जो प्रोडक्शन था उसको किस प्रकार से कंजम्पशन या फिर उसका किस प्रकार से फिनिश्ड उन प्रोडक्टों को सेल किया जाए, या कैसे उन प्रोडक्टों को मार्केट में बेचा जाए, इसके लिए उन्होंने एक और नई चीज़ निकाली। इंग्लैंड या यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ की जो कंट्रियाँ थी उन्होंने, जिसको कॉलोनियल कहते हैं, मतलब उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब ये होता है उपनिवेश, निवेश का मतलब होता है बच्चों व्यापार करना, और मतलब एक बड़े देश के नीचे जब छोटा देश होता है उसके अंदर जब आर्थिक लाभ कमाया जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट उठाया जाता है, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म के नाम से जानते हैं। कॉलोनियलिज्म के बाद एक और चीज़ निकल के आती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। जब किसी देश के ऊपर बच्चों कोई देश राज करता है और आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड, या फिर आगे बात करते हैं पॉलिटिकल, जब उसके ऊपर अधिकार जमाया जाता है, उसके ऊपर जो शासन करने लग जाता है और अपने देश को बेनिफिट देने लग जाता है, तो इम्पेरियलिज्म के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार के अंडर कॉलोनी, मतलब कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने कैसे अपनी कॉलोनी भारत को बनाया, और यहाँ पर इम्पेरियलिज्म की कैसे निकल के आया। ये सारी चीज़ें हम बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा इंग्लैंड के आधार पर ये चीज़ चलेगी। तो आज हम जो लेक्चर उसके अंदर पढ़ेंगे कि वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, मतलब ऐसे क्या कारण थे, ऐसी कौन सी बातें थी जिनकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति है इंग्लैंड में ही
हो पाई। इंग्लैंड में ऐसा कौन कौन से इस तरह के चीज़ें या हालात या कंडीशन वहाँ की थी कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति पनपी। इट वाज मेजरली डू द थ्री specific reasons that the इंडस्ट्री रेवोल्यूशन फाउंड इट्स रूट्स इन इंग्लैंड। मतलब मेजरली जो महत्वपूर्ण या सबसे बड़े जो कारण रहे हैं, तीन ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में स्थापित होती है, और उन तीन कारणों को हम पढ़ेंगे। और बच्चों एक बात और बताएं कि ये जो पॉइंट है या फिर ये जो हम पढ़ने लग रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में क्वेश्चन पिछले नोट्स जो आपको भेजे हैं, जो आपकी वर्कशीट थी उसके अंदर इसको क्वेश्चन को डाला भी गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें। इंग्लैंड हैड ए abundant सप्लाई ऑफ नेचर रिसोर्सेज स्पेशली कोल एंड आयरन नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या, इसके अंदर क्या, इंग्लैंड के अंदर क्या कि जो वो नेचुरल सोर्सेज मतलब कि जो कच्चा माल है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी उपलब्धता कम थी। लेकिन वहाँ पर क्या, कोयला और आयरन, और स्पेशली विशेष तौर पर अगर बात करें कोयला और आयरन की उनको नीड थी एक उद्योग क्रांति को पैदा करने के लिए। और जब जैसे जैसे कॉलोनियल या किसी देश को जब जैसे ये गुलाम बनाते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की जो नेचुरल सोर्सेज है ये उनको बड़ी आसानी से मिलते हैं, जिसकी वजह से ये औद्योगिक क्रांति कर सकते हैं। फैक्ट्रियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चों कच्चा माल की, जो जैसे कि रुई है या फिर हम कपास की बात कर सकते हैं या फिर नील की बात कर सकते हैं। और साथ साथ जब फैक्ट्रियों को चलेंगे तो उनको ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन के तौर पर बात करते हैं तो फैक्ट्रियों चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, या फिर आयरन जो मशीनों का निर्माण करेंगे उसके लिए आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लैंड हैड ए स्टेबल गवर्नमेंट विच गिवन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स द लिबर्टी टू ट्रेड एज पर देयर चॉइस। मतलब क्या कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसके अंदर एक स्थिर सरकार, एक परमानेंट सेटल, एक अच्छी सरकार थी जो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए या व्यापारियों के लिए, और जो समुद्री यात्री हैं जो मर्चेंट बोलते हैं, समुद्री यात्री या समुद्र से जो के द्वारा जो व्यापार करने लग रहे थे उनके लिए वो काफ़ी उदार थी, और उनके पास ये विकल्प मिला था कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे। इंग्लैंड गोट चेप्स रॉ मटेरियल फॉर द कंट्रीज इज colonized the colonials also surveyed a markets where the England could dump the finished प्रोडक्ट्स फॉर सेल। मतलब क्या, अब उनके पास एक ऐसे उपनिवेश देश थे या फिर ऐसे गुलाम देश थे जहाँ से वो रॉ मटेरियल भी खरीद सकते थे। मतलब जिन देशों में अंग्रेज़ों का राज हुआ, जैसे अगर भारत की अगर विशेष तौर पे बात करें, सेंटर पॉइंट अगर इंडिया कंट्री को माने, तो इसके अंदर उनको रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिलता था क्योंकि यहाँ पर उनका राज था। और भारत अंग्रेज़ों का क्या था, कॉलोनियल मतलब कि उपनिवेश था, और यहाँ पर बड़ी आसानी से उनको क्या मिलता था, रॉ मटेरियल मिलता था। और साथ साथ उनको जो उनकी मार्केट, जब उनके फैक्ट्रियों में कोई प्रोडक्शन होता था, जो माल तैयार किया जाता था, उनको बेचने के लिए, उनको सेल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, मार्केट की। और दोनों चीज़ भारत से उनको मिलती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल भी मिलता था, और जो उनको प्रोडक्शन होता था फैक्ट्रियों में, उन प्रोडक्शन को या जो उन्होंने उत्पादन किया है, जो चीज़ उन्होंने फैक्ट्री में बनाई है, उनको बेचने के लिए भी भारत में मार्केट उनको मिलने लग गई थी। तो ये तीन मेजर कारण हुए जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में हुई। और इसी औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ पर इंग्लैंड ने अपना आप को एस्टैब्लिश किया, और एस्टैब्लिश करने के साथ साथ उनको जो भी कॉलोनियल स्टेट थे, कॉलोनियल कंट्री थी, उनके अंदर उन्होंने मार्केट के रूप में और रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया, जिसकी वजह से उनकी और ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई। तो बच्चों ये हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो उद्योग क्रांति क्या क्या उसके कारण थे, और इंग्लैंड के अंदर इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए जो मेजर कारण थे उनकी वजह से उनको इफेक्ट पड़ा, और इफेक्ट करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को स्थापित किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे संबंधित जो चीज़ें हमने पढ़ी। और आप 10 जून को आपका यूटी है उसकी अच्छे से तैयारी करें, और साथ साथ
कल का जो लेक्चर होगा उसको हम राइज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे पूंजीवाद का उदय इंग्लैंड में होता है और उसके अंदर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन उद्योग क्रांति का क्या योगदान है। ये चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।